सीएम पंक और जेफ हार्डी के बीच WWE के इतिहास के कुछ सबसे महान मैच हुए जब 2009 की पूरी समर में इनके बीच फ्यूड हुआ। यह शुरू से ही एक केफेब मैच था और दोनों रिंग और माइक पर इतने अच्छे थे कि फैंस ने सब कुछ सच मान लिया। हालांकि दोनों रेसलर एक शानदार फ्यूड का हिस्सा थे, लेकिन इसने उन्हें एक दूसरे के लिए भारी मात्रा में नफरत रखने से नहीं रोका। यह अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड थी कि जेफ हार्डी की WWE में काफी समय से ड्रग प्रॉब्लम्स चल रहे थे और ऐसा लगता है कि सीएम पंक ने उन्हें ड्रग फ्री लाइफस्टाइल का बढ़ावा दिया था, इसलिए जेफ को उनसे इस बात को लेकर नफरत थी। यह क्लियर है कि इससे समस्याएं क्यों पैदा हुई और इसकी वजह से पंक और हार्डी की बैकस्टेज में कभी नहीं बनी थी। रिक फ्लेयर और ब्रेट हार्ट में रियल लाइफ की राइवलरी रही है जो दशकों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप वास्तव में हैरान हैं कि वे कितने कॉम्पिटिटिव हैं? दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी नापसंदगी का जिक्र अपनी किताबों में किया है और ब्रेट हार्ट ने रिक फ्लेयर को बिजनेस के इतिहास में सबसे ज्यादा ओवररेटेड रेसलर बताया है। रिक फ्लेयर का रिस्पॉन्स था कि आखिर ब्रेट हार्ट कौन है? उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इंडस्ट्री में टॉप रेसलिंग मैचेस किए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्रेट हार्ट कौन था। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब फ्लेयर ने अपनी एक किताब में हार्ट को बिटर कहा था और हार्ट ने इसे नेगेटिवली ले लिया। ऐसा लगता है कि अभी भी दोनों के रिश्ते खराब है, क्योंकि दोनों किसी भी पब्लिक इवेंट में एक साथ दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि द नेचर बॉय रिक फ्लेयर और द हार्डकोर लीजेंड मिक फोली के बीच रियल लाइफ का झगड़ा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि फोली की कई किताबों में फ्लेयर की प्रशंसा कम की थी। इसके बाद फ्लेयर ने अपनी पुस्तक में फोली को ग्लोरिफाइड स्टंटमैन बताया। इस इंसल्ट ने स्पष्ट रूप से फोली को बहुत हर्ट किया और ये बात WWE के झगड़े का भी कारण बना, जिसके कारण दोनों के बीच कुछ बेहतरीन मैच और प्रोमो हुए। इसके बाद झगड़े को TNA ने अपने कब्जे में ले लिया था और ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में दोनों दोस्त बनने में कामयाब रहे, इसलिए ऐसा लगता है कि अंत अच्छा तो सब ठीक है। कम से कम जब वे दोनों बिजनेस में इतना समय बिताते हैं तो आपसी सम्मान बढ़ता है। मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के बाद सबने हार्ट को रिंग के पीछे गुस्सा फूटने से पहले सबके सामने मिकमहन के चेहरे पर थूकते हुए देखा गया था और उसके बाद वह लंबे समय तक WWE से दूर रहे। विंस मिकमहन भी उतने ही दोषी हैं जितने कि शॉन माइकल्स, लेकिन मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब ने माइकल्स और हार्ट के रिश्ते को बर्बाद कर दिया क्योंकि ब्रेट को लगा कि उसके दोस्त ने उसकी पीठ पीछे वार किया है। घटना के बाद दोनों ने सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की, मगर कुछ साल पहले काफी पैसा मिलने के बाद ब्रेट अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर कंपनी में फिर से रिअपियर हुए। इससे ब्रेट और शॉन दोनों को अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़ने का मौका मिला। मिकमहन और होगन के बीच पिछले कुछ दशकों से आगे पीछे का रिश्ता रहा है और वे सबसे अच्छे दोस्त से सबसे बुरे दुश्मन बन गए हैं। होगन ऑन रिकॉर्ड विंस के खिलाफ बोल चुके हैं और 90 के दशक में कंपनी को विंस की WWF से बड़ी बनाने में मदद करने के लिए WCW में भी चले गए थे, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो विंस की कंपनी जीत गई। रेसलमेनिया 30 में होगन का फिर से स्वागत किया गया। हालांकि जब होगन का ऑडियो जारी किया गया जिसमें उन्हें रेसिस्ट रिमार्क करते हुए सुना गया, तो विंस ने एक बार फिर होगन को हटाने का फैसला किया और कंपनी का उनसे बहुत कम लेना देना है। रैंडी ऑर्टन की कई रेसलर्स के साथ समस्या थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मिस्टर कैनेडी से बहुत ज्यादा हेट्रेड थी। बताया गया कि रैंडी ऑर्टन कैनेडी के जोरदार सुप्लेक्स देने के बाद जॉन सीना से उन्हें WWE से निकालने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि कैनेडी का उनकी वापसी के बाद पहला मैच था, इसलिए यह समझ में आया कि कैनेडी का सुप्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा और प्रैक्टिस से बाहर हो जाएगा। इसके बाद ऑर्टन ने यह बात चारों ओर फैला दी कि कैनेडी के साथ रिंग में काम करना मुश्किल है और आखिर में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें TNA में अपना पैर जमाना पड़ा।
हालांकि इस मामले पर कैनेडी की राय नहीं जानते, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि वे ऑटन के साथ सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं।